पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के बाद अब भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पाकिस्तान के सहयोगी तुर्की को सबक सिखाने की ठान ली है। तुर्की लगातार अपने ड्रोन को देकर पाकिस्तान से लगातार भारत पर हमले करवा रहा था और अब भारत ने के जो व्यापारी हैं वहां से सेब के आयात को रोक रहे हैं। साथ ही साथ जो संगमरमर का आयात किया जाता था उसको भी रोका जा रहा है। और उससे भी बड़ी चोट जो पर्यटन उद्योग है भारत का, जो लगातार लाखों पर्यटक हर साल तुर्की जाकर वहां के देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देते थे, मौका देते थे आगे बढ़ने का, अब पर्यटकों ने ठान लिया है कि अब वो तुर्की की यात्रा नहीं करेंगे। पहले से जो बुकिंग है वो कैंसिल की जा रही है। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने तुर्की के जो विश्वविद्यालय के साथ MOU साइन किया था उसे भी स्थगित कर दिया है। देखना होगा कि इन चोटों से तुर्की कितनी सबक सीखता है, क्योंकि भारत हमेशा तुर्की की मदद करता रहा है। इसलिए भारत को उम्मीद थी कि तुर्की अगर वो सहयोग नहीं करता तो तटस्थ रहेगा, पर तुर्की ने पाकिस्तान का सहयोग दिया, पाकिस्तान का साथ दिया और जिसका नतीजा आने वाले दिनों में तुर्की को भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। आज उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट की भी बैठक हुई और मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई। कैबिनेट में 9 प्रस्ताव पे मुहर लगा जो जनहित सरोकार से जुड़े हुए थे। साथ ही मंत्रिपरिषद में एक प्रस्ताव पारित किया गया और भारतीय सेना को बधाई इस बात को दी गई कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने काम किया वो काबिले तारीफ रही। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय सेना को बधाई, भारत के सुरक्षा बल को बधाई, जम्मू कश्मीर के जवानों को बधाई कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से आतंक के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादी आकाओं के खिलाफ प्रभावी तरीके से पूरे विश्व में भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने एक संदेश देने का काम कर दिया है कि भारत अब किसी को छेड़ता नहीं है और जो छेड़ता उसे छोड़ता भी नहीं है। पाकिस्तान को जो दर्द मिला उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेनाओं का बड़ा रोल रहा। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। सहयोगी राहुल चौहान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। पहलगाम में आज तिरंगा रैली निकाली गई। बता दें, पहलगाम में आतंकवादी ने डेडली अटैक किया था, उसके बाद जो है यहाँ पे सड़कें वीरान नजर आ रही है और काफी जो है अब दोबारा से लाइफ जो है वो पटरी पे धीरे धीरे आ रही है। और ऐसे में पहलगाम की आज तमाम एसोसिएशन ने यहाँ पे तिरंगा रैली निकाली। इसमें बीजेपी के नेता सोफी यूसुफ भी शामिल रहे, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोगों में बड़ा जोश है और बिल्कुल आगे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये रैली है। पहलगाम के विभिन्न इलाकों से निकल के जो है ये नूनमन से लेके पुलिस स्टेशन जो पहलगाम में है वहां तक निकाली गई और साफ मकसद यही है कि टूरिस्टों को बताना कि हम आपके साथ है। देखिए, मकसद यही है कि हम हिंदुस्तान की आर्मी के साथ, हिंदुस्तान की फौज के साथ है जिन्होंने पाकिस्तान को घुस के मारा, 120 आतंकवादियों को कवर पोस्ट किया और हमारी बहनों का सिंदूर जो इस पहलगाम वैली में उन्होंने छीना था, उसका बदला हमारे फौज ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसे ले लिया और पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाई। आज पहलगाम के लोगों ने यह साबित कर दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो इस रैली में शिरकत कर रहे हैं और नारा एक ही है कि भारत हमारा है। और लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये रैली जो है वो निकाली जा रही है और इसके साथ साथ हमने देखा है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। बड़ी रैली जो है ये नूनमन से पहलगाम की ओर जो है वो पुलिस स्टेशन की ओर जा रही है और बिल्कुल हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि तमाम एसोसिएशन जो यहाँ के हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए पहलगाम से रईस मागरे। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने मजबूत तौर पर पाकिस्तानी ठिकानों पर कार्रवाइयां की, जिसके विरोध में पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने समय रहते पाकिस्तान की सभी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस बीच पाकिस्तान के कई क्रिकेटर और सेलिब्रिटी पाकिस्तान के समर्थन में भारत और भारतीय फौज को क्रिटिसाइज करते दिखे, लेकिन भारत में खान्स फिल्म इंडस्ट्री के मजबूत स्तंभ के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी खान ने भी भारत के समर्थन में ना तो अपील की
और ना ही किसी तरीके का बयान जारी किया, जिसके बाद शिवसेना अब आक्रामक हो गई है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के ऊपर कि आखिर यहाँ से पैसा कमाते हैं, भारत की धरती पर रहते हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों को किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करते, किसी भी तरीके का बयान जारी नहीं करते। अपनी फैन फॉलोइंग को लेकर वो देश के साथ समझौता कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके का बयान अब MIM के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने भी दिया है और कहा कि खान्स को कम से कम भारतीय सशस्त्र बलों के समर्थन में अपने बयान जारी करने चाहिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटी बयान जारी कर रहे हैं। अब होता ये कि देखिए, जो सेलिब्रिटीज जिसकी आपने बात की, ये लोगों को यहाँ से नाम मिला, भारत से यहाँ से दौलत कमाई, यहाँ से इज्जत कमाई, यहाँ से शौहरत कमाई और दुनिया भर के अंदर इनका नाम चल रहा है। तो जब ऐसा वक्त आता है, लोग इनको प्यार मोहब्बत से नवाज रहे, ये जो वक्त आता है तो लोगों की अपेक्षा होती है कि ये लोग भी अपने मुंह की चुप्पी तोड़ेंगे और हमारे भारत के जवानों के साथ खड़े रहेंगे। एक अल्फाज तो कम से कम ये बोले, कोई अल्फाज नहीं बोलते और आप लोग उनको अनमोल रतन बना के घूम रहे हैं, उनके पीछे एयरपोर्ट पे भाग रहे हैं, उनकी वीडियो निकाल रहे हैं, वो जिम में जा रहे हैं, उनका वीडियो निकाला जा रहा है, खड़ा है पार्टी के अंदर आके वीडियो निकाला जा रहा है, जबकि वो अल्फाज नहीं बोलते। तो जो भारत देश का नहीं वो हमारा नहीं। इस बीच खान्स को लेकर के शिवसेना आक्रामक नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। बीजापुर की करेगुट्टा की पहाड़ियों पे जो एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ है, जब कल डीजीपी ने उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो आज राजनीतिक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज उस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है कि एक बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ पुलिस ने चलाया है, केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर 31 नक्सलियों को ढेर किया है और ना केवल 31 नक्सलियों को मारा है बल्कि उनकी आरामगाह को नष्ट किया है, हथियार बनाने की फैक्ट्री को नष्ट किया है, बहुत सारे आईडीज़ खोद के निकाले हैं और बहुत ही विकट और विपरीत विषम परिस्थितियों में जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए इस एंटी नक्सल ऑपरेशन को चलाया है। जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का दायित्व भी रखते हैं विजय शर्मा, उन्होंने भी कहा कि जब ऑपरेशन चल रहा था तब उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कितना कठिन, कितना मुश्किल ऑपरेशन है। जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद सरकार को भी समझ में आया है कि जवान किस तरह से विपरीत स्थितियों में नक्सलियों से लोहा ले रहे थे, उनके बेस कैंप को नष्ट कर रहे थे और एक बहुत बड़ी चोट नक्सलियों को इस ऑपरेशन के द्वारा पहुंचाई गई है। तो जो लक्ष्य है मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का देश को, छत्तीसगढ़ को, इस नक्सल ऑपरेशन के बाद वो बहुत क्लियर, साफ नजर आ रहा है। कैमरा शो के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 20 मई को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने दोनों पक्षों से संक्षिप्त नोट्स देने को कहा है। सोमवार तक यह नोट्स देना है। उसके बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और यह तय करेगा कि इस मामले पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस दिन फैसला सुरक्षित रख ले। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है वह आश्वासन पर यथास्थिति आगे भी बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था और कहा था कि जो नया कानून बनाया गया है उसके तहत कोई भी नियुक्तियां नहीं होगी और न ही इसको लेकर कोई आदेश पारित किया जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और सभी याचिकाकर्ताओं से जवाब देने को कहा था। वहीं एक अन्य याचिका जो 1995 एक्ट को चुनौती दी गई थी, उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका के साथ उस याचिका पर सुनवाई कैसे कर सकते हैं। अब देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट 20 मई को इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन विवेक मटपाल के साथ गोपाल कृष्ण। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पिछले दिनों जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा था, उसको लेकर उन्होंने पिछले दिनों मानपुर थाना क्षेत्र में एक आम सभा में संबोधित करते हुए महिला सैन्य अधिकारी कर्नल
सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक बातें की थी और भी कुछ आपत्तिजनक बातें उनके भाषण में पाई गई थी, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर ने संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार को 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। कल देर रात एफआईआर दर्ज हुई और आज सुबह मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली, उल्टी फटकार ही मिली। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कल सुबह होनी है। इसी बीच कांग्रेसियों ने विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस्तीफे की मांग की है। अभी तक विजय शाह ने ना इस्तीफा दिया है, अभी उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। अब देखना है भाजपा का संगठन किस तरह का निर्णय लेता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। झारखंड में डीजीपी को लेकर बीते 30 तारीख के बाद से ही लगातार विवाद बना हुआ है। केंद्र सरकार यहां के डीजीपी को डीजीपी नहीं मान रही, जबकि राज्य सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी है और अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखने की बात कर रही है। राज्य सरकार के अपने तर्क हैं। राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि चूंकि उनके मामले में न्यायालय में विचाराधीन है मामला, इसलिए अभी जब न्यायालय का फैसला आएगा उसके बाद ही इस पर कुछ किया जा सकता है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि विपक्ष के लोग या बीजेपी के लोगों ने भी इस तरह की नियुक्तियां अपने अपने राज्यों में की है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग या जेएमएम के लोग ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की बात अगर करें तो बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि हमने नियम कानून से बाहर जाकर किसी भी राज्य में कोई नियुक्ति नहीं की है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश के मुताबिक डीजीपी को बहाल रखने की प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं गैरकानूनी है। चूँकि डीजीपी का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उस पद के साथ कहीं ना कहीं नीचे के सारे पुलिस पदाधिकारियों के पद बंधे हुए रहते हैं। ऐसे हालात में सत्ता पक्ष को अपनी जिद छोड़नी चाहिए और पूरी तरह ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी सूरत में ऐसे मुद्दे पर इस तरह के विवादों से बचा जा सके। और भी आईपीएस हैं और भी लोग हैं, पूरी तरह से नियम कानून के तहत डीजीपी की नियुक्ति होनी चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। सेना की महिला अधिकारी के खिलाफ विवादित बयान देकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ऐसे फंसे हैं कि अब मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर अड़ा हुआ है और सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहा है। आज महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विजय शाह के घर का घेराव किया। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के निर्देश पर इंदौर के मऊ स्थित मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस एफआईआर की मॉनिटरिंग कोर्ट द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में भी इस बात को लेकर मंथन चल रहा है, क्या विजय शाह का इस्तीफा लेना चाहिए। और इसमें पार्टी के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि कुछ बड़े नेता चाहते हैं कि विजय शाह का इस्तीफा हो ताकि पार्टी की छवि धूमिल ना हो सके, मगर अभी तक विजय शाह अपना इस्तीफा नहीं दे सके हैं और ना ही पार्टी ने उनको बर्खास्त किया है। कुल मिलाकर विजय शाह पर इस समय इस्तीफा देने का दबाव पार्टी के अलावा बाहर भी है। देखना यह है कि विजय शाह का इस्तीफा होता है या नहीं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। मध्य प्रदेश हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में ग्वालियर जिले के शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, इसके हालात इस तरह से बयान हो रहे हैं कि जिला ग्वालियर के घाटी गांव विकास खंड के अंतर्गत लखनपुरा जो कि स्कूल है, वहां एक बच्ची पर 7 टीचर थे जो कि पढ़ाते थे और हाई स्कूल का जब रिजल्ट आया तो वो बच्ची बुरी तरह से फेल हो गई। यानी एक छात्रा के ऊपर 7 टीचर थे, जिसमें 3 जो है अतिथि शिक्षक थे और 4 टीचर थे जो कि सभी वहाँ स्कूल पर जाकर पढ़ाते थे। उसके बावजूद बच्चों का जो रिजल्ट है वो 0 बटे सन्नाटा रहा। इससे शिक्षा विभाग की सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जिस तरह की पढ़ाई की बात और शिक्षा की बात मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार बच्चों को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, वहीं ग्वालियर में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग के डीओ के द्वारा कहा गया है
कि इस पर हम जो है संज्ञान ले रहे हैं और किस तरह से वहाँ के जो टीचर थे वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते थे, आखिरकार ये वजह क्या रही कि एक बच्ची थी वो भी हाई स्कूल में फेल हो गई, जिस पर संज्ञान लिया जा रहा है। देखना होगा बच्चों का भविष्य किस तरह से अब संवरेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल शिक्षा का स्तर की बात करें तो ग्वालियर में लगातार गिरता जा रहा है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। गुरुग्राम में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो सुनसान जगहों पर खड़ी गाड़ियों का कीमती सामान गुलेल की सहायता से लेकर फरार हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर हो, पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक जरूर पहुंच जाते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे ही एक ठक-ठक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल बीते दिनों एक व्यक्ति ने गुरुग्राम पुलिस में अपनी शिकायत दी कि वह DLF फेज 1 किसी काम से गया था। जब वह वापस अपनी गाड़ी पर लौटा तो उसकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और उसका कीमती सामान गायब था। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 43 की टीम ने ठक-ठक गैंग के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 30 अप्रैल 2025 को DLF फेज 1 पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेनेंट के द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ करके और गाड़ी में रखा लैपटॉप का बैग कुछ अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। तो इसी में गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। तो सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए और इसमें 3 एक्यूज को इनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए जो एक्यूज है उनकी पहचान सूर्या और दूसरा जो एक्यूज है रोहित और तीसरा जो एक्यूज है करण, ये तीनों ये एक्यूज स्थायी रूप से दिल्ली के रहने वाले पाए गए हैं। इन तीनों आरोपियों को इस केस में अरेस्ट किया गया है। तीनों को पुलिस के द्वारा पेश करके और फर्दर पुलिस कस्टडी में ले गया था, जिसकी कस्टडी आज समाप्त हो चुकी है और इनको जेल भेजा जा चुका है। गुरुग्राम पुलिस ने इनके कब्जा से एक स्कूटी, एक गुलेल, लोहे की गोलियां, एक लैपटॉप का चार्जर, 6 डेबिट और क्रेडिट कार्ड इनसे बरामद किए हैं। पुलिस ने 5 दिन का रिमांड जरूर हासिल किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है आखिर कितनी वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है और इस गैंग के कितने सदस्य हैं जो वारदातों को अंजाम देने के बाद खुले में घूम रहे हैं। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मैं मनोज वशिष्ठ, गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए। IMD की तरफ से मुंबई, ठाणे, पालघर इलाके के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज बारिश के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने का आग्रह IMD की तरफ से किया गया है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है उसमें कोंकण, रत्नागिरी, ठाणे, विदर्भ, पालघर, मुंबई जैसे कई जो जिले हैं वो शामिल है। आज शाम तक तेज बारिश के साथ ही साथ आंधी तूफान आने की संभावना जताई गई है। हालांकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, उससे लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।